Good morning friends, welcome back all of you. In this video we are starting a new session, that is chemistry fast revision. इस वीडियो में आप अपने केमिस्ट्री के तेज़ी से रिवीजन करने के लिए आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में केवल और केवल वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो परीक्षा में संभावना हो आने का। तो हो सकता है समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, निश्चित अनुपात में घटकों को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक जैसे होते हैं, जैसे चीनी या नमक को जल में घोलकर जो बनाया गया विलयन है, या हवा। इसके जस्ट अपोजिट विषमांग मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जब अनिश्चित अनुपात में घटकों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसे हम लोग विषमांग या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग के गुण और इसके संघटक अलग अलग होते हैं, जैसे कि बारूद, कुहासा। इसके अलावा एक और विधि है आसवन विधि, मतलब मिश्रण को अलग करने की कई विधियां हैं। उनमें से डिस्टिलेशन क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांक अर्थात उसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो तो ऐसे मिश्रण को आसवन विधि से आप अलग कर सकते हैं, अर्थात दो द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि। इस विधि का पहला भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन, इस विधि द्वारा ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग कर दिया जाता है जिसमें एक ठोस पदार्थ सब्लिमेट होता है और दूसरा नहीं, अर्थात इसमें कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक जो है वो सीधे गर्म करने पर वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। इस विधि से वैसे मिश्रण या मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल को निकालना, पेट्रोल को निकालना, मिट्टी तेल, कोल तार इत्यादि से इस विधि से निकाला जा सकता है। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है? इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से आप कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध कर सकते हैं जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अवघटित हो जाते हैं। अब अगला है द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर और एक विशेष ताप पर होता है। इस नियत ताप पर वस्तु का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यह जो नियत टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब तक पदार्थ गलता है तब तक ताप कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है हिमांक कहलाता है। जैसे आप जानते हैं कि पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक मान बराबर होता है, जैसे बर्फ़ का द्रवणांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप अशुद्धि मिला दें तो पदार्थ का जो हिमांक है और जो द्रवणांक है अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है दोनों घट जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इंक्रीज बोथ नन ऑफ देम इट्स डिक्रीजेज। देखिए द्रवणांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे पदार्थ के द्रवणांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिसके आयतन गलने पर बढ़ता है, जैसे मोम है, तांबा है। जबकि वैसे पदार्थ जिसका द्रवणांक जो है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से घटे तो आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ़ है, ढलवा लोहा है। अब हम आते हैं हिमकारी मिश्रण क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए उष्मा की ज़रूरत होती है, जो उसकी गुप्त उष्मा होती है, लेटेंट हीट। यह उष्मा स्थानांतरण बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ़ पिघलने लगता है, परंतु गलने का द्रवणांक
पर वह जल से ऊष्मा खींच लेती है और जिससे जल का तापमान घटने लगेगा, क्योंकि जिस भी सिस्टम से आप टेम्परेचर निकाल लीजिएगा उससे सिस्टम से टेम्परेचर घटेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि मान लीजिए कि घर पर आइसक्रीम जमाना है तो नमक का एक भाग, एक छोटा सा टुकड़ा और बर्फ़ का 3 भाग मिला दीजिए। आराम से आप -22 डिग्री सेल्सियस तक आराम से आप घर में कुल्फ़ी बना सकते हैं। अगला है वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। द्रव से भाप में जो बनने की जो क्रिया है वही तो वाष्पीकरण है। 2 प्रकार का होता है, एक वाष्पन होता है, दूसरा बॉइलिंग होता है। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है, मतलब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई लिक्विड वाष्प में चल जाए तो वो जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड वाष्पन। वाष्पन, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, वाष्पन किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही फास्ट होगी। खुले तल का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पन तेज होगा। जैसे प्लेट पर चाय पीना और कप में चाय पीना। चाय आराम से आप किस में पी सकते हैं, प्लेट में, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आराम से वाष्पन होगा, ठंडा हो जाएगा चाय। ओके। द्रव के पृष्ठ पर वायु जो होते हैं बदलने पर वाष्पन तेज हो जाता है। द्रव के पृष्ठ का वायु दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेज़ी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए, मतलब एक फिक्स आप प्रेशर कांस्टेंट कर लीजिए, वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव अर्थात लिक्विड उबल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था से भाप में बदल जाए तो वह नियत ताप, दैट मीन दिस इज द टेम्परेचर, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ध्यान रहे, दैट कुड बी आस्क। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ओके, अब हम लोग अगले चैप्टर में जा रहे हैं, जिस चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है। एटॉमिक वेट, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताता है कि तत्व का परमाणु कार्बन परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। जबकि अणुभार जो होता है उस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। आप ये तो जानते ही हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल n से लिखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा को दिखाता है। जबकि दूसरा क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, जो L से लिखते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिटल की आकृति प्रकट करने के लिए दिखाते हैं। L का जो मान होता है वो 0 से लेके n-1 तक होता है। तीसरा क्वांटम चुंबकीय क्वांटम होता है। यह उपकक्षा स्तरों के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए m का मान +L से लेकर -L तक होता है और हमेशा 0 उसमें शामिल होगा। चक्रम क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाता है कि अर्थात इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मान +½ और -½ होता है। ओके, इसी के संदर्भ में और एक टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रहे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता है। फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नेवर विल बी इक्वल। 3 को मैक्सिमम समान हो सकता है लेकिन चौथा डिफरेंट होगा। उसके बाद आता है हुंड का रूल। हुंड्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते हैं अर्थात पेयर नहीं होते हैं तब तक वो सिंगल भरते हैं जब तक संभव हो। जब आप उसको पेयर कीजिएगा तो आप याद रखिए उसको अपोजिट पेयर कीजिएगा। उसी के साथ हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, किसी कण की जो पोजीशन है और उसकी जो वेलोसिटी है एक साथ कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती है। और अब बाहु का सिद्धांत तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि कैसे भरा जाता है, जैसे 1s
2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं विद द डायग्राम। समस्थानिक क्या होता है? जिसके परमाणु संख्या, मतलब याद रखिएगा, एक ही तत्व के जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या समान हो। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। इसके अपोजिट में संभारिक क्या है? संभारिक का सीधा मतलब होता है जिसके परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसको संभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? आइसोटोन्स। जिन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उन्हें सम आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिन आयनों या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, जिनके जो परमाणु है या आयन है जिस रूप में, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो तो स्वाभाविक है उसको सम इलेक्ट्रॉनिक, या जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसी को कहते हैं। जैसे नियोन का 10 है तो सोडियम प्लस में भी तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम प्लस प्लस में भी तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम बेसी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज उस पर उत्पन्न होता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का ध्यान रखिएगा, आकार जो होता है उसी का छोटा होता है जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की सीरीज जारी रहेगी। धन्यवाद।